ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी वादियां, इनसे घिरा हुआ देश नेपाल। आज तो ये एक राष्ट्र है ना? लेकिन इसकी कहानी हमेशा से एकता की नहीं रही है। असल में ये कहानी है बिखराव और संघर्ष की। तो आइए आज जानते हैं कि कैसे कई टुकड़ों में बटी एक जमीन एक मजबूत देश में तब्दील हुई। आज जब हम दुनिया के नक्शे पे नेपाल को देखते हैं तो वो हमें एक देश के तौर पर नजर आता है। पर क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। सच तो यह है कि ये जमीन दर्जनों छोटे छोटे राज्यों, ताकतवर कबीलों और लगातार चलने वाली लड़ाइयों का एक मैदान थी। मतलब कोई एक नेपाली पहचान जैसी चीज थी ही नहीं, बल्कि हर घाटी और पहाड़ की अपनी एक अलग ही दुनिया थी, अपनी अलग पहचान। तो फिर सवाल ये उठता है कि अनगिनत टुकड़ों में बटी हुई ये जमीन एक देश, एक राष्ट्र यानी नेपाल बनी कैसे? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत उस दौर से करते हैं जब नेपाल शब्द का मतलब कोई एक देश नहीं था। ये एक ऐसी भूमि थी जिसके कई नाम थे और कई शासक। उस समय इस पूरे इलाके का कोई एक नाम था ही नहीं। बर्फीले पहाड़ों को हिमाल कहते थे, पूर्वी हिस्से को किरात देश के नाम से जाना जाता था, दक्षिणी मैदानों को मिथिला और पश्चिमी पहाड़ियों को खस देश कहते थे। हर नाम अपने आप में एक अलग दुनिया, एक अलग संस्कृति का प्रतीक था। और ये जो बंटवारा था ये कोई 100-200 साल पुराना नहीं था। चलिए अब जरा उस 3000 साल लंबे इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं जिसने पहले संघर्ष और फिर एकता की जमीन तैयार की। इस कहानी की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। सोचिए, करीब 3000 साल पहले पूर्वी इलाकों पर किरात लोगों का राज था। फिर 5वीं सदी में लिच्छवी वंश आया जिसने एक संगठित शासन की नींव डाली। लेकिन 18वीं सदी आते आते ये पूरा इलाका आपस में लड़ते राज्यों का एक जंग का मैदान बन चुका था। उस दौर की पॉलिटिकल तस्वीर कुछ ऐसी थी। पश्चिम में था ताकतवर खसा साम्राज्य, बीच में काठमांडू घाटी के कलाप्रेमी मल्ल राज्य, पूर्व में किरात लोगों के अपने इलाके और दक्षिण में मिथिला का मैदानी क्षेत्र। ये सब कहने को तो पड़ोसी थे, पर असल में सत्ता के लिए हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। और इसी बिखराव के बीच इतिहास के मंच पर एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जिसने इस कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। गोरखा के युवा राजा पृथ्वी नारायण शाह। देखिए, पृथ्वी नारायण शाह का सपना सिर्फ अपनी सल्तनत बढ़ाने का नहीं था। उन्होंने एक बहुत बड़े खतरे को भांप लिया था। दक्षिण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक करके भारतीय राज्यों को निगल रही थी। शाह ये समझ गए थे कि अगर ये छोटे छोटे राज्य यूं ही आपस में लड़ते रहे तो बहुत जल्द वे सब अंग्रेजों के गुलाम बन जाएंगे। पृथ्वी नारायण शाह की ये बात उनके पूरे मिशन का सार है। उन्होंने कल्पना की कि नेपाल उत्तर में चीन और दक्षिण में भारत, इन दो विशाल चट्टानों के बीच एक मजबूत तराजू बन सकता है। इसीलिए ये एकीकरण सिर्फ जीत की लड़ाई नहीं थी, ये अपने अस्तित्व को बचाने की जंग थी। तो इस बड़े सपने को हकीकत में कैसे बदला गया? खैर, ये काम दशकों तक चले युद्ध और कूटनीति से ही मुमकिन हो पाया। देखिए, ये कोई रातों रात हुई क्रांति नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी जो दशकों तक चली। पहला कदम था तिब्बत जाने वाले अहम व्यापारिक रास्ते पर बसे नुआकोट पर कब्जा करना। फिर आया दूसरा और शायद सबसे मुश्किल कदम, काठमांडू की अमीर और ताकतवर घाटी को जीतना। और ये एक लंबे और खूनी संघर्ष के बाद ही मुमकिन हुआ। और आखिर में तलवार और समझदारी दोनों का इस्तेमाल करके बाकी छोटे छोटे राज्यों को एक झंडे के नीचे लाया गया। और फिर वो ऐतिहासिक साल आया, 1769। इसी साल एकीकरण का अभियान अपने शिखर पर पहुंचा। काठमांडू को नए राष्ट्र की राजधानी बनाया गया और इस बिखरी हुई धरती को पहली बार एक साझा नाम मिला, नेपाल। लेकिन नेपाल का बनना सिर्फ जमीन जीतने की कहानी नहीं है, ये उससे कई ज्यादा गहरी बात है। ये एक साझी पहचान गढ़ने की कहानी है। पृथ्वी नारायण शाह ने इस नए राष्ट्र की नींव कुछ बहुत मजबूत सिद्धांतों पर रखी। पहला, नेपाल हमेशा आजाद रहेगा और कभी किसी की कॉलोनी नहीं बनेगा। दूसरा, ये अपनी अनूठी हिंदू बौद्ध संस्कृति की हिफाजत करेगा। और तीसरा, ये हमेशा अपने दो विशाल पड़ोसियों भारत और चीन के बीच एक संतुलन बनाकर चलेगा। तो आखिर इस पूरी कहानी की विरासत क्या है? ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है कि नेपाल कैसे बना? यही वो बात है जो नेपाल के इतिहास को दुनिया में बहुत खास बनाती है।
सोचकर देखिए, ये दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिस पर कभी किसी विदेशी ताकत का कब्जा नहीं हुआ। ये उसी एकता और दूरदर्शिता की एक जीती जागती विरासत है। तो नेपाल की ये कहानी हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर एक देश बनता कैसे है? क्या सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींच देने से? या फिर ये एक साझी पहचान का जन्म है जो पीढ़ियों के संघर्ष, बलिदान और साझा सपनों से होता है? शायद इसका जवाब हर देश को खुद ही ढूंढना पड़ता है।